दोस्तों सोचिए आपके पड़ोस में एक लड़का रहता है। पहले वो एकदम कूल था, सबसे दोस्ती रखता था, पार्टीज करता था, लेकिन आज अपने घर के चारों तरफ दीवार बना के बैठा है। हाथ में उसके बंदूक है, पूरे मोहल्ले को वो गाली दे रहा है। आप क्या कहोगे? लड़का बिगड़ गया। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उस लड़के को बिगाड़ा उसके पड़ोस के चौधरियों ने, अगर मैं कहूँ कि उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उसके खाने में जहर मिलाया गया था, आज की कहानी उसी लड़के की है जिसे दुनिया कहती है ईरान। मैं हूँ तरुण और आज हम खोलेंगे जियोपॉलिटिक्स की वो फाइल जिसमें लिखा है कि कैसे तेल के लिए एक पूरे देश को विलन बना दिया गया। बात है सन 1900 की। जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ सिर्फ मसाला लेने आए थे और पूरा देश लूट कर चले गए, वैसे ही ईरान में मिल गया उन्हें काला सोना, मतलब कि ऑयल। सन 1901 में एक डील हुई जिसे कहते हैं डार्सी कंसेशन। अंग्रेजों ने कहा, ईरान भाई तेल हम निकालेंगे, मुनाफा भी हम रखेंगे और तुम हमें इसके बदले में थैंक यू बोल देना। ईरान का तेल, ईरान की जमीन और मुनाफा कौन रख रहा था? एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, जिसे आज हम ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से जानते हैं। सोचिए आपके घर में गाय आपकी, चारा आपका, लेकिन दूध पड़ोसी बेच रहा है। गुस्सा आएगा ना? ईरानियों को भी आया है। 1951 में ईरान में एक नेता आए, मोहम्मद मोसादेक, एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेता। इसने कहा, अंग्रेजों निकलो यहाँ से, ये तेल मेरे देश का है, और उन्होंने तेल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। अब यहाँ एंट्री होती है दुनिया की सेल्फ अपॉइंटेड पुलिस की। अमेरिका CIA और ब्रिटेन MI6। उन्हें लगा अरे हमारी तो फ्री की कमाई बंद हो जा रही। तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने बात की? नहीं, उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन अजैक्स। दोस्तों ये सुनकर आप शॉक्ड हो जाओगे कि CIA ने ईरान के गुंडों को पैसे दिए, मीडिया में फेक न्यूज फैलाई और दंगे करवाए ताकि मुसादिक की सरकार गिर जाए। और ऐसा दावा किया जा रहा है, क्या आप खुद CIA ने मान लिया है कि उन्होंने ईरान की चुनी हुई सरकार गिराई थी, सिर्फ तेल के लिए डेमोक्रेसी का गला घोट दिया। मोसादिक को हटाकर अमेरिका ने अपने फेवरेट बंदे को गाड़ी पर बैठाया, द शाह। ये बंदा एक अलग ही दुनिया में था। देश भूखा मर रहा था और ये जनाब अरबों रुपए की पार्टी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पापा अमेरिका का हाथ सर पर था। लेकिन पब्लिक कब तक चुप बैठती? ईयर 1979 में जनता सड़कों पर आ गई। इसे कहते हैं इस्लामिक रिवॉल्यूशन। उन्होंने शाह को भगा दिया और अमेरिका को बोला गेट आउट। बस यही वो मोमेंट था जब अमेरिका का ईगो हर्ट हो गया। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कल तक जो ईरान दोस्त था वो रातों रात टेररिस्ट बन गया। जैसे वो टॉक्सिक एक बॉयफ्रेंड होता है ना, जो ब्रेकअप के बाद पूरी दुनिया में लड़की को बदनाम करता फिरता है, बस वही हाल हुआ। खोमेनी वापस आए और 11 फरवरी 1989 को 2500 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई। मार्च में वोटिंग हुई और दोस्तों 98.2% लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक को वोट किया। सोचिए 98%, इतना तो नॉर्थ कोरिया में भी मुश्किल से होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। लोग सोच रहे थे कि पावर अब जनता के हाथ में होगी, लेकिन खोमेनी ने गार्डियनशिप ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्ट, विलायत फकीह का सिस्टम लागू कर दिया। मतलब सबसे ऊपर संविधान नहीं, सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होगा। वेस्टर्न दुनिया, खासकर अमेरिका, हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था अरे ये तो बूढ़ा मौलवी है, नमाज पढ़ेगा और हमें तेल दे देगा। लेकिन खोमेनी ने अमेरिका को द ग्रेट शैतान घोषित कर दिया। फिर आया होस्टेज क्राइसिस। 1979 से 1981 ईरानी छात्रों ने अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकियों को 444 दिन तक के लिए बंधक बना लिया। ये वो मोमेंट था जब ईरान और अमेरिका का ब्रेकअप ऑफिशियल हो गया, और वो भी बहुत गंदे वाला। 1989 में खोमेनी की मौत हुई और अली खमेनी सुप्रीम लीडर बने। खमेनी ने गेम बदल दिया। उन्होंने सीधा लड़ने की बजाय प्रॉक्सी वॉर का रास्ता चुना। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमस और यमन में हौथीस। इसे कहते हैं दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना। ईरान ने अपनी फौज को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बना दिया। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी सुरक्षा के लिए ये रिंग ऑफ फायर बनाई है ताकि अमेरिका या इजराइल कभी भी ईरान की धरती तक ना पहुंच सके। दोस्तों इतिहास यहाँ तक तो हम सब जानते हैं, लेकिन अब हम उस हिस्से में जा रहे हैं जो शायद अब हमारी दुनिया का नक्शा बदल दे। हम बात कर रहे हैं सन 2026 की। तनाव अपने चरम पर था और फिर तारीख आई 28 फरवरी 2026। दुनिया ने सुबह उठकर देखा कि अमेरिका और इजराइल ने अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला शुरू कर दिया है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। क्या हुआ था उस रात? हजारों टॉमहॉक मिसाइल्स और स्टील बॉम्बर्स ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। टारगेट क्लियर था, ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ना। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकल कर सामने आई वो थी खमेनी की मौत। ये थियरी मार्केट में है कि इस हमले में सुप्रीम लीडर अली खमेनी मारे गए। ईरान चुप नहीं बैठा, उन्होंने अपना डूम्सडे प्रोटोकॉल एक्टिव कर दिया है। जवाब में ईरान ने बहरीन, इजराइल और GCC देशों पर मिसाइल की बारिश कर दी। दुबई की गगनचुंबी इमारतें हिल गईं, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बस एक ही लाइन लिखी,
ईरान गो गेट योर गवर्नमेंट बैक, अपनी सरकार वापस ले लो। मकसद साफ था, रिजीम चेंज। अमेरिका वही कर रहा है जो उसने 1953 में किया था। इस बार तरीका सीक्रेट कूप नहीं, टोटल वॉर था। तो दोस्तों अब वापस आते हैं हमारे सवाल पर, क्या ईरान एक विलन है या विक्टिम? अगर आप इतिहास देखें तो ब्रिटेन ने उसका तेल चुराया, अमेरिका ने उसकी चुनी हुई सरकार गिराई, सद्दाम हुसैन ने उन पर केमिकल हथियार चलाए, लेकिन आज ईरान ने खुद को बचाने के लिए जो रास्ता चुना उसने उसे विलेन जैसा बना दिया। अपनी ही जनता को दबाना, मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर कराना और न्यूक्लियर ब्लैकमेल। ईरान की कहानी हम भारतीयों को एक बहुत बड़ी सीख देती है, जब शेर और हाथी लड़ते हैं तो कुचली हमेशा घास जाती है। ईरान ने गलती ये की कि वो इमोशंस में बह गया, ना कि स्ट्रेटेजी में। भारत के लिए सबक साफ है, अपनी पहचान बनाए रखो लेकिन किसी सुपर पावर के मोहरे मत बनो। 2026 का ये मंजर हमें बताता है कि अगर छोटे देश अपनी ताकत नहीं बढ़ाते तो दुनिया उन्हें नक्शे से मिटाने में देर नहीं लगाती। आपका क्या मानना है? क्या ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ईरान आजाद होगा या एक और इराक बन जाएगा? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें और अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन पर स्ट्राइक जरूर करें, बिल्कुल एपिक फ्यूरी स्टाइल में। तब तक के लिए जय हिंद।